हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास हिंदी पेडागोजी से है और इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जो कि सीटेट सितंबर के लिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने पेपर की तैयारी करते रहिए। तो आइए चलिए इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि भाषा की कक्षा में अध्यापक को खुले अंत वाले निर्देशों का प्रयोग करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अभिव्यक्त करने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि यह अध्यापक को बोलने का अधिकार देती है। इसलिए भाषा की कक्षा में अध्यापक को खुले अंत वाले और निर्देशों का प्रयोग करना चाहिए। या फिर नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों और अध्यापक को बोलने की स्वायत्तता देती है। या नेक्स्ट वाला ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करने में सक्षम बनाती है। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि अध्यापकों को विद्यार्थियों का आकलन करने में मदद करती है। तो देखिएगा यहाँ पे कि भाषा की कक्षा में अध्यापक को खुले अंत वाले निर्देशों का प्रयोग करना चाहिए, शिक्षार्थियों को अभिव्यक्त करने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करने में सक्षम बनाती है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा यहाँ पे कि खुले अंत वाले या निर्देश शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देते हैं। और ये निर्देश जो हैं तो शिक्षार्थियों को सिर्फ एक सही उत्तर तक सीमित नहीं करते हैं, इससे वे अपने ज्ञान और अनुभवों का विस्तार कर पाते हैं और वे सार्थक चर्चा, बहस और चिंतन में भाग लेते हैं। और देखिए कि इस प्रक्रिया द्वारा उनकी रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल विकसित होती है। अतः यह शिक्षार्थियों को स्वयं के अनुभवों से सीखने और ज्ञान बढ़ाने में सक्षम बनाता है। तो देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि शिक्षार्थियों को अपने ज्ञान और अनुभवों में वृद्धि करने में सक्षम बनाती है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिए कि भाषा अधिगम के संदर्भ में रचनावादी उपागम में शामिल है। तो भाषा अधिगम के संदर्भ में रचनावादी उपागम में क्या शामिल है? एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में ड्रिल शामिल है। या नेक्स्ट ऑप्शन है कि आदत निर्माण शामिल है। या ऑप्शन नंबर 3 है अन्वेषण आधारित अधिगम शामिल है। या ऑप्शन नंबर 4 वाला देखिएगा कि व्याकरण के नियमों का अभ्यास शामिल है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में रचनावादी उपागम में शामिल है। तो देखिए, रचनावादी उपागम में जो है तो भाषा अधिगम के संदर्भ में रचनावादी उपागम में शामिल है अन्वेषण आधारित अधिगम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए, रचनावादी उपागम में शिक्षार्थी निष्क्रिय श्रोता नहीं बल्कि स्वयं अपने ज्ञान के निर्माता होते हैं और यह अन्वेषण और पूछताछ पर जोर देती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए, रचनावादी भाषा अधिगम में शिक्षार्थी पहले से ज्ञात जानकारी और अनुभवों का उपयोग करके नई भाषा समझ बनाता है और यह केवल व्याकरण या ड्रिल पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, यह केवल जो है यानी रचनावादी उपागम जो होता है तो यह केवल व्याकरण और ड्रिल पर निर्भर नहीं रहता। इसके बजाय यह शिक्षार्थी अन्वेषण, प्रश्न पूछने और समस्या समाधान के माध्यम से भाषा के पैटर्न खोजता है और इस प्रक्रिया में आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। और यह दृष्टिकोण आदत निर्माण या यांत्रिक अभ्यास से अलग होता है। अतः रचनावादी उपागम में अन्वेषण आधारित अधिगम शामिल होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे कि भाषा आकलन का उद्देश्य क्या मापन करना है। तो भाषा आकलन का उद्देश्य क्या मापन करना है? प्रत्येक शिक्षार्थी ने अपने सहपाठी की तुलना में कितना सीखा? तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, इसमें प्रतिस्पर्धा हो रही है तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगला वाला ऑप्शन देखिए कि भाषा आकलन का उद्देश्य यह मापन करता है कि शिक्षार्थियों की समग्र या योगात्मक उपलब्धि या शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि या शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता।
तो देखिए भाषा आकलन का उद्देश्य पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, क्या मापन करना है। तो भाषा आकलन का उद्देश्य जो है ये शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता का मापन करना है। भाषा आकलन का उद्देश्य जो है मुख्य रूप से होता है कि शिक्षार्थियों की भाषा में निपुणता यानी दक्षता को मापना है, ना कि केवल तुलना या योगात्मक उपलब्धि है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी यहाँ पे जो है ए बी सी ये तीनों गलत हैं। ए देखिए तो ए क्यों गलत है, यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यह एक शिक्षार्थी की दूसरे से तुलना पर केंद्रित है जो कि आकलन का उद्देश्य नहीं है, इसलिए गलत है। तथा बी में देखिए, क्योंकि यह समग्र या योगात्मक उपलब्धि भाषा आकलन का विशिष्ट लक्ष्य नहीं है, इसलिए गलत है। तथा सी देखिए, तो सी है शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि। तो देखिए भाषा उपलब्धि को मापने की बात करना है जो कि पाठ्यक्रम आधारित सीखने का परिणाम है, जबकि आकलन का व्यापक उद्देश्य भाषा निपुणता मापना नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ देखिए कि पाठक अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए पहले से जान लेते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन कि अनुमान लगाना पठन बोध की युक्ति है जिसमें, तो अनुमान लगाना पठन बोध की युक्ति है जिसमें पाठक अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए पहले से जान लेते हैं कि पाठ्य सामग्री में आगे अब क्या आने वाला है। या फिर अनुमान लगाना पठन बोध की युक्ति है जिसमें पाठकों ने क्या पूर्वानुमान लगाया था उसका सत्यापन करने के लिए पाठकों को पठन बीच में रोकने और नोट करने की संभावना होती है। या नेक्स्ट है कि पाठक पाठ्य सामग्री से मिले संकेत के आधार पर पूर्वानुमान करते हैं और आगे क्या आने वाला है ये करते हैं। या फिर प्रदर्शित होता है कि पाठक पाठ्य सामग्री को पढ़ते हुए समझ बना पा रहे हैं या नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे कि अनुमान लगाना पठन बोध की युक्ति है जिसमें पाठक पाठ्य सामग्री में दिए गए संकेतों या सुराकों के आधार पर क्या आगे या क्या होगा इसका पूर्वानुमान लगाते हैं। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। तो मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला है कि बच्चे प्रथम भाषा में बात करते हैं और अध्यापक द्वितीय भाषा में उत्तर देते हैं, या बच्चे द्वितीय भाषा में बात करते हैं और अध्यापक प्रथम भाषा में उत्तर देते हैं। या ऑप्शन नंबर 3 है कि अध्यापक द्वितीय भाषा में बात करते हैं और बच्चे द्वितीय भाषा में उत्तर देते हैं। या बच्चे कभी प्रथम भाषा तथा कभी द्वितीय भाषा में बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए मिश्रित भाषा प्रयोग तब होता है जब बातचीत में दो अलग अलग भाषाओं का उपयोग किया जाता है। जब हम बातचीत के दौरान दो अलग अलग भाषाओं का उपयोग करते हैं तो ऐसी भाषा को मिश्रित भाषा कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस ऑप्शन में मिश्रित भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 3 में मिश्रित भाषा का उपयोग नहीं किया जा रहा है कि अध्यापक द्वितीय भाषा में बात करते हैं और बच्चे भी द्वितीय भाषा में उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे एक ही भाषा हो जाएगी, ना कि यहाँ पे मिश्रित भाषा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखने के रूप में जाना जा सकता है। यानी कि लेखन का वह कौन सा उपागम है जिसमें लिखने के द्वारा लिखना सीखने के रूप में जाना जा सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि लेखन का उत्पाद उपागम, उसके बाद सेकंड है लेखन की प्रक्रिया उपागम, या थर्ड है श्रुत लेख, या ऑप्शन नंबर 4 है सारांशीकरण। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखने के रूप में जाना जाता है। तो देखिए लेखन का प्रक्रिया उपागम कौन सा, तो लेखन का प्रक्रिया उपागम इस सिद्धांत पर आधारित है
कि लिखना सीखने का सर्वोत्तम तरीका वास्तव में लिखने की क्रिया में भाग लेना है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाषा की कक्षा में पद्म। तो भाषा की कक्षा में पद्म का पठन बिल्कुल उस तरह से किया जाना चाहिए जैसे कि गद्य पढ़ाया जाता है, या भाषा की कक्षा में पद्य पढ़ाने से पहले कवि का विस्तृत परिचय देना चाहिए, या अगला वाला ऑप्शन देखिए कहा जा रहा है कि भाषा की कक्षा का पठन समझ, सराहना, बोध और आनंद के लिए है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि भाषा की कक्षा का पठन मुख्यतः कविता और कवि के बारे में है। तो देखिए यहाँ पे कि भाषा की कक्षा में पद्य, तो भाषा की कक्षा में पद्य का पठन समझ, सराहना और बोध और आनंद लेने के लिए है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए कि भाषा की कक्षा में कविता का पठन समझ, सराहना और आनंद के लिए होता है, न कि केवल कवि या गद्य की तरह पढ़ने के लिए होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए मुद्रित समृद्ध परिवेश बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इससे, तो बच्चों के लिए मुद्रित समृद्ध परिवेश बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे सहपाठी आकलन में मदद मिलती है, या कक्षा में चर्चा करने में मदद मिलती है, या अगला है कि बोध के साथ पठन के लिए स्व प्रेरणा मिलती है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि कक्षा आकर्षण और रंग बिरंगी लगती है। तो देखिएगा यहाँ पे कि बच्चों के लिए मुद्रित समृद्ध परिवेश बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इससे जो है तो बोध के साथ साथ पठन के लिए स्व प्रेरणा मिलती है। इसमें देखिए मुद्रित समृद्ध परिवेश का अर्थ है ऐसा वातावरण जहाँ बच्चे विभिन्न लिखित पाठों जैसे कि किताबें, पोस्टर, चार्ट से घिरे हों, और यह साक्षरता, विकास और पढ़ने की रुचि को बढ़ावा देता है। अब देखिए इस वातावरण में बच्चे स्वाभाविक रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं और वे जिज्ञासा और अन्वेषण के कारण पाठ से जुड़ते हैं और अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, और इससे इनमें आत्म प्रेरणा यानी कि स्व प्रेरणा विकसित होती है जो कि पाठ के साथ पठन के लिए आवश्यक है। और सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तकों में आकलन के दौरान अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री में औपचारिक रूप से प्रयोग की जा रही भाषा क्या है। तो पाठ्य पुस्तकों में आकलन के दौरान और अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री में औपचारिक रूप से प्रयोग की जा रही भाषा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा है, या नेक्स्ट है कि बच्चों की भाषा का माध्यम है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि निर्देश का माध्यम है, या फोर्थ वाला ऑप्शन है राज्य यानी क्षेत्रीय भाषा है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तकों में आकलन के दौरान और अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री में औपचारिक रूप से प्रयोग की जा रही भाषा क्या है। तो देखिए यहाँ पे कि पाठ्य पुस्तकों में आकलन के दौरान और अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री में औपचारिक रूप से प्रयोग की जा रही भाषा जो है तो वो है निर्देश का माध्यम। अब देखिए कि पाठ्य पुस्तकों में मूल्यांकन और अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री में औपचारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली भाषा को निर्देश का माध्यम कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा कि यह जो है वह भाषा है जिसमें सभी शैक्षणिक सामग्री लिखी और प्रस्तुत की जाती हैं, और पाठ्य पुस्तकें, प्रश्न पत्र और अन्य संसाधन इसी भाषा में तैयार होते हैं, और इसका चुनाव राज्य या देश की शैक्षिक नीति पर निर्भर करता है, जैसे कि राज्य क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा, और इसका उद्देश्य होता है कि सभी छात्रों तक समान और सुसंगत जानकारी पहुंचाना। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह विधि कौन सी है जो भाषा और शारीरिक गतियों के समन्वय पर आधारित है। तो देखिएगा यहाँ पे कि वह विधि कौन सी है जो कि भाषा और शारीरिक गतियों के समन्वय पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि कार्य आधारित भाषा अधिगम विधि है, या अगला वाला ऑप्शन देखिए कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है, या नेक्स्ट है
सहयोगात्मक भाषा अधिगम है, या ऑप्शन नंबर 4 है संप्रेषणात्मक भाषा अधिगम है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह विधि कौन सी है जो भाषा और शारीरिक गतियों के समन्वय पर आधारित है। तो देखिए कि भाषा और शारीरिक गतियों के समन्वय पर आधारित जो विधि है तो वो है समग्र भौतिक प्रक्रिया। सेकंड वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए वह विधि भाषा के आदेशों को शारीरिक गतिविधियों से जोड़ती है, यानी कि समग्र भौतिक प्रक्रिया जो है तो यह विधि भाषा के आदेशों को शारीरिक गतिविधियों से जोड़ती है। अब इसमें देखिए तो इसमें डॉक्टर जेम्स और अशेर द्वारा विकसित समग्र भौतिक प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं टीपीआर में शिक्षार्थी शिक्षक के निर्देशों का शारीरिक रूप से पालन करते हैं। जैसे कि शिक्षक कहता है कि खड़े हो जाओ, तो शिक्षक के कहने पर खड़े हो जाओ, बच्चे खड़े हो जाते हैं, और इससे भाषा और शरीर की गति के बीच समन्वय बनता है, और यह विधि समझ और स्मृति को मजबूत करती है, और यह छोटे बच्चों और शुरुआती शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से प्रभावित होती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वह कौन सी विधि है जो कि शारीरिक गतियों के समन्वय पर आधारित है, तो उस विधि का नाम है समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि लघु कहानी पढ़ाते समय पठन के दौरान की गतिविधि होगी, यानी ऐसी वो कौन सी गतिविधि होगी जो कि लघु कहानी पढ़ाते समय पठन के दौरान की गतिविधि होगी। तो पहला वाला ऑप्शन है कि शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में पूर्वानुमानों पर चर्चा करते हैं, या नेक्स्ट है कि शिक्षार्थी दो के जोड़ों में कार्य करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि शिक्षार्थी कवि की जीवनी पर चर्चा करते हैं, या अगला वाला ऑप्शन है कि अध्यापिका नए शब्दों के अर्थ पूछती है। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि लघु कहानी पढ़ाते समय पठन के दौरान की गतिविधि होगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि शिक्षार्थी दो के जोड़ों में कार्य करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि पठन के दौरान की गतिविधि वह होती है जो पाठ को पढ़ते समय की जाती है और जिससे समझ और सहभागिता बढ़ती है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख नहीं करता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा के माध्यम से पढ़ाना, यानी कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख नहीं करता है, या अगला वाला ऑप्शन है कि पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों के घर की भाषा में होनी चाहिए, या नेक्स्ट है कि छोटे बच्चे तब बेहतर तरीके से सीखते हैं यदि उन्हें कम उम्र में बहुविध भाषिक परिवेश दिया जाए, या ऑप्शन नंबर 4 है कि बच्चों को उनकी मातृभाषाओं में ही पढ़ाना चाहिए क्योंकि नई भाषा सीखने और उनके लिए एक चुनौती हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का उल्लेख नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी 2020 मातृभाषा गृह भाषा में शिक्षा और बहुभाषावाद को प्राथमिकता देती है, किंतु सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा में पढ़ाना अनिवार्य नहीं करती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा के माध्यम में पढ़ाना, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका उल्लेख नहीं करती है। अब देखिए कि NEP 2020 के अनुसार बच्चों की पढ़ाई उनकी घरेलू भाषा यानी मातृभाषा से शुरू होनी चाहिए, और छोटे बच्चे कम उम्र में बहुभाषिक परिवेश में बेहतर सीखते हैं जिससे संज्ञानात्मक लाभ होता है, और जो है द्विभाषी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है तो ये द्विभाषी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है।
लेकिन यह कभी नहीं कहती कि सभी बच्चों को विद्यालय की भाषा में ही पढ़ाया जाए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पठन और लेखन कौशल का विकास। तो पठन और लेखन कौशल का विकास भाषा की कक्षाओं में ही सुधारा जा सकता है, या साथ साथ होता है, या एक दूसरे से संबंधित नहीं है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि पृथक पृथक होता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि पठन और लेखन कौशल का विकास जो होता है तो ये साथ साथ होता है। देखिए, पढ़ना और लिखना दोनों भाषा कौशल आपस में गहरे जुड़े होते हैं और यह एक दूसरे को मजबूत करते हैं। तो पठन और लेखन कौशल का विकास ये साथ साथ होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निष्क्रिय शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है। तो पहला है कि वे शब्द जिनका प्रयोग हम तब करते हैं जब उन्हें सुनते और पढ़ते हैं, यानी कि निष्क्रिय शब्द संपदा यही है। ये अगला है कि वे शब्द जिनका प्रयोग हम अक्सर दूसरे शब्दों के साथ करते हैं, या वे शब्द जिनका प्रयोग हम लिखते समय करते हैं, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि वे शब्द जिनका प्रयोग हम बोलते समय करते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निष्क्रिय शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, निष्क्रिय शब्द संपदा वे शब्द जिनका प्रयोग हम तब करते हैं जब उन्हें सुनते और पढ़ते हैं। देखिए, निष्क्रिय शब्द संपदा उन शब्दों का समूह है जिन्हें हम सुनने और पढ़ने में समझ लेते हैं, लेकिन बोलने या लिखने में आसानी से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसी को कहा जाता है निष्क्रिय शब्द संपदा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, शब्द संपदा जो होती है तो ये दो प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। अब सक्रिय शब्द संपदा वे शब्द हैं जिनका हम बोलते और लिखते समय नियमित उपयोग करते हैं, और निष्क्रिय शब्द संपदा तो वे शब्द होते हैं, देखिएगा यहाँ पे, कि जिन्हें हम सुनते या पढ़ते समय पहचान लेते हैं और उनका अर्थ समझ लेते हैं, परंतु बोलने या लिखने में उनका प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं। अब देखिए कि एक विद्यार्थी कठिन शब्दों को पढ़ते समय समझ तो लेता है, लेकिन अपनी बातचीत में उनका उपयोग नहीं कर पाता है। ये शब्द उसकी निष्क्रिय शब्द संपदा का हिस्सा है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि वे शब्द जिनका प्रयोग हम तब करते हैं जब उन्हें सुनते और पढ़ते हैं। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण की कौन सी युक्ति बुनियादी स्तर पर सर्वाधिक रूप से प्रभावशाली है। तो वो कौन सी युक्ति है भाषा शिक्षण की जो कि बुनियादी स्तर पर सर्वाधिक रूप से प्रभावशाली है। तो पहला वाला ऑप्शन है निर्धारित पाठ्यपुस्तक से वर्णमाला और पाठ सीखने से शुरुआत करना, या सेकंड है कि बच्चों के बोध के स्तर पर सरल मौखिक और लिखित ड्रिल, या नेक्स्ट है कि भय और तनाव मुक्त अधिगम प्रवेश में लक्ष्य भाषा के अवसर देना, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि मातृभाषा के किसी भी शब्द का प्रयोग किए बिना लक्ष्य भाषा में बोलने पर बल देना। तो देखिए, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि भाषा शिक्षण की कौन सी युक्ति बुनियादी स्तर पर सर्वाधिक रूप से प्रभावशाली है। तो देखिए कि भाषा शिक्षण की यहाँ देखिए कि भाषा शिक्षण की सबसे सर्वाधिक प्रभावशाली युक्ति जो होगी तो वो बच्चों के बोध के स्तर पर सरल मौखिक और लिखित ड्रिल होगी। अब देखिए, बुनियादी स्तर पर भाषा शिक्षण में बच्चों की समझ के अनुसार सरल अभ्यास सबसे प्रभावी होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कि भाषा सीखने की शुरुआत में बच्चे छोटे और सरल कार्यों से जल्दी सीखते हैं। सरल मौखिक और लिखित ड्रिल बच्चों के बोध स्तर पर दिए जाने चाहिए। इससे वे बिना दबाव के भाषा का अभ्यास कर पाते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।
और देखिए कि भयमुक्त वातावरण भी जरूरी है, लेकिन सबसे प्रभावी युक्ति वह है जो बच्चों की समझ के अनुरूप सरल अभ्यास दे। अब देखिए कि निर्धारित पाठ्यपुस्तक से शुरुआत करना या केवल लक्ष्य भाषा में बोलने पर बल देना, ये बुनियादी स्तर पर उतना प्रभावी नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए कि सरल मौखिक और लिखित अभ्यास बच्चों को भाषा के मूल स्वरूप से परिचित कराते हैं और उनकी समझ को मजबूत करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि भाषा शिक्षण की कौन सी युक्ति बुनियादी स्तर पर सर्वाधिक रूप से प्रभावशाली है, तो वो युक्ति हो जाएगी ऑप्शन नंबर सेकंड कि बच्चों के बोध के स्तर पर सरल मौखिक और लिखित ड्रिल।